कहाँ तक हुआ? कल वो वहाँ तक हुआ था ना तुम्हारा पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। उसके बाद आता है, देखो उसके बाद है ना सेंट्रल डोग्मा दिया गया है। सेंट्रल डोग्मा में एक्सपेरिमेंट के बाद करवाता हूँ उसके, ठीक है। तो पहले 3 एक्सपेरिमेंट है, ये देख लो क्या क्या एक्सपेरिमेंट है। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का हुआ था, यानी सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हमें अब क्या किसकी खोज करनी है? जेनेटिक मटेरियल की खोज करनी है, यानी जेनेटिक मटेरियल की हमें सर्च करना है। तो उसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट दिए गए, वो तीनों हमें अभी पढ़ने हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल सर्च कर रहे थे जब हमें ये नहीं पता था कि उस टाइम जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कुछ नहीं पता था हमें ये पता था कि जेनेटिक मतलब कोई चीज है जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर लेके जा रही है। तो जब हम जेनेटिक मटेरियल के लिए सर्च कर रहे थे तब हमने पहला एक्सपेरिमेंट करा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो 1928 में किया गया। और किस साइंटिस्ट ने किया था? वो ग्रिफ्थ ने किया था। किसने किया था? ग्रिफ्थ ने। तो ये ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, 1928 में जो किया गया था। इन्होंने क्या काम करा था? इन्होंने निमोनिया पे काम किया था। जो निमोनिया होता है ना, जो निमोनिया कोज करता है, बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया को, जो निमोनिया होता है ना, बच्चों में देखा होगा तुमने, निमोनिया तुम्हें हुआ होगा कभी, तो किसके द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इन्होंने उस पर काम करा, निमोनिया पे। इन्होंने देखा कि उसकी 2 कॉलोनी है, एक में तो स्मूथ है और एक क्या है? रफ है। स्मूथ और रफ, ओ अलग अलग लिख दिया मैंने, एक सेकंड। यहाँ आएगा रफ, और यहाँ आएगा स्मूथ। ठीक है भाई। तो एक इसकी रफ स्ट्रेंथ थी और एक स्मूथ थी। रफ वाली में कोई भी लेयर नहीं होती है बाहर, और वो नॉन विरुलेंट होता है। इसका मतलब ये है कि विषैला नहीं होता है वो, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। जो रफ वाली कॉलोनी है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो स्मूथ वाली कॉलोनी है उसके बाहर एक लेयर होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। किसकी? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की एक लेयर होती है, वो विरुलेंट होती है, ठीक है। ये विषैली होती है, ये नुकसान देती है। तो याद रखना, एस वाला तो नुकसान देगा क्योंकि वहां पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर है, और आर वाला कोई नुकसान नहीं देगा, ठीक है। तो हमने इसका एक्सपेरिमेंट माइस के अंदर किया, यानी चूहों के अंदर जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये देखा कि जब एस स्ट्रैंड को माइस के अंदर भेजा तो वो चूहा मर गया, क्योंकि तुम्हें पता है एस वाला खतरनाक है, अभी हमने पढ़ा है कि एस वाला खतरनाक है। तो जब हमने एस स्ट्रैंड को माइस के अंदर भेजा तो वो कैसा हो? मर गया। उसके बाद आर स्ट्रैंड को जब हमने माइस के अंदर भेजा तो वो जिंदा रहा, ठीक है। जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रैंड को माइस के अंदर भेजा तो वो फिर भी जिंदा रहा। ये क्या हुआ? पहले तो एस स्ट्रैंड को हमने भेजा तो वो मर गया क्योंकि एस वाला खतरनाक है, आर वाले को भेजा तो नहीं मरा। लेकिन जब हमने एस स्ट्रैंड को हीट से किल्ड कर दिया, गर्म कर दिया, उसको हीट से बिल्कुल किल्ड करके जब भेजा माइस में, जिंदा रहा। वरना अगर हम नॉर्मली भेज रहे थे एस तो वो मर रहा था, लेकिन अब जिंदा रहा। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट और करा तो हमने ये देखा कि हीट किल एस स्ट्रैंड, इससे भी निमोनिया नहीं हो रहा था, और खाली आर स्ट्रैंड, इससे भी निमोनिया नहीं हो रहा था, इससे भी बच रहा था ना वो, इससे भी जिंदा रह रहा था। हमने क्या काम करा? हमने इन दोनों को मिला दिया। अगर हम अलग अलग भेज दे, हीट किल्ड एस स्ट्रैंड भेजते तब भी जिंदा रहता वो, आर स्ट्रैंड भेजते खाली जब भी जिंदा था। मैंने दोनों को मिला के भेजा तो वो मर गया। ये क्या हुआ? तो उन्होंने ये बताया, ग्रिफ्थ ने ये बताया कि कोई ना कोई चीज ऐसी है, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो आर स्ट्रैंड से एस स्ट्रैंड के अंदर जा रही है। कोई ना कोई चीज ऐसी है, इसीलिए इसको क्या बोला गया था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्म हो गया ना, ट्रांसफॉर्म हो गया ना भाई, हीट से किल कर लिया था तुमने एस स्ट्रैंड को, ठीक है। और यहाँ पे आर स्ट्रैंड है, तो यानी यहां से हीट किल मतलब पूरा किल हो गया था, यहां से कोई चीज निकलकर आर में जा रही है, कोई चीज निकलकर आर में जा रही है और उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है, ओनली उसको खतरनाक बना रही है। उसने ये तो बता के छोड़ दिया, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कौन सी चीज जा रही है। ये तो बता के चला गया कि हाँ कोई चीज जा रही है, लेकिन कौन सी जा रही है ये नहीं बताया उसने, ठीक है। तो ग्रिफ्थ का स्टेटमेंट क्या था कि समथिंग हैज कम फ्रॉम आर स्ट्रैंड टू एस स्ट्रैंड, यानी एस से आर में आएगा मेरे ख्याल से, है ना। एनसीईआरटी है, देखो एक बार, इसमें लिख तो रहा नहीं।
अच्छा एनसीईआरटी नहीं है 12th की, चलो अभी देख के बताते इसमें। तो इसने कंक्लूजन निकाला था कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हीट किल्ड एसिस्टेंट, ठीक है, तो हीट किल्ड एसिस्टेंट से ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है, यही बोला था इसने। देखो ये बोला था ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एसिस्टेंट, यानी हीट किल्ड एसिस्टेंट से कोई ना कोई चीज कहां पे गई है, आर में। मतलब हमने उसको सही लिखा है, ये सही लिखा, मतलब जब हमने उसको हीट भी कर दिया ना, हीट से किल भी कर दिया असिस्टेंट को, लेकिन उसका डीएनए नहीं मरा था। असल में ये तो बता नहीं पाया था कि वो डीएनए था, लेकिन वो तो ये बताया था कि कोई चीज थी वो जो मरी नहीं थी, उसको गर्म करने के बाद भी, और वो यहाँ से निकलकर आर स्ट्रैंड में आ गई और इसको वेरुलेंट बना दिया उसने, इसको घातक बना दिया, इसको खतरनाक बना दिया। अब इससे वो वापस से डेड हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही बताया था ग्रिफ्स ने, ठीक है, जो माइस पे था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड था। आगे समझ में, जब खाली एस दिया मैंने तो मर गया, खाली आर दिया तो जिंदा रहा, फिर हीट किल्ड एस दिया तो भी जिंदा रहा, लेकिन हीट किल्ड एस को आर के साथ मिलाया तो वो मर गया, क्योंकि एस से कोई चीज निकलकर कहां पे आ गई, यहां पे आ गई, ठीक है। अगला देखो, अब इसी को, जो ये एक्सपेरिमेंट था ना, इसी को ये 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से, ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैककार्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसी के एक्सपेरिमेंट को देखा, ठीक है, जिसका जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है हमारा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो अभी हमने देखा पिछला वाला, तो उसमें बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन देखना है, बायोकेमिकली देखना है कि क्या क्या हुआ। हमने हीट किल्ड एस को और जो लाइव आर था उनको लिया, हमने एक बार तो उसको प्रोटीएज से रिएक्ट कराया, जहां भी पीछे एज लगा हुआ होता है इसका मतलब वो उसको काटने वाला होता है। प्रोटीएज यानी प्रोटीन को काटने वाला, प्रोटीन को खत्म कर देगा। आरएनए एज यानी आरएनए को खत्म कर देगा। डीएनए एज यानी डीएनए को खत्म कर देगा। एज लग रहा है ना सबके पीछे। तो जब प्रोटीएज डाला मैंने इसमें, खाली क्या डाला, प्रोटीएज, तब देखा हमने जब भी जिंदा रहा, ठीक है ना भाई। हमने क्या देखा था कि हीट किल्ड एस था और लाइव आर था, यही था ना, कहां था ये रहा, हीट किल्ड एस स्ट्रैंड और आर स्ट्रैंड। तो जब मैंने माइस में डाला था तो वो क्या हो गया था, डेड हो गया था, डेड हो गया था ना। ये भी गलत लिख दिया मैंने यहाँ, रुक जाओ, चलो देखो समझो, हीट किल्ड एस स्ट्रैंड लाइव आर, जब मैं भेज रहा था वो मर रहा था ना। अब मैंने क्या डाला वहां पे, प्रोटीएज डाला, तो इसका मतलब जो प्रोटीन था वो तो कट जाएगा, लेकिन जब मैंने प्रोटीएज डाला ना जब भी वो कैसा रहा, डेड ही रहा। तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं है, यानी प्रोटीन हटाने के बाद तब भी मर रहा है। अब मैंने आरएनए एज डाल दिया, जब मैंने आरएनए एज डाला तो आरएनए एज आरएनए को खत्म कर देगा। अब जब वो आरएनए को खत्म कर रहा है आरएनए एज, तब भी मैं क्या देख रहा हूं कि वो तभी भी मर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या डाला, डीएनए एज डाला, तो डीएनए डालते डीएनए खत्म, और डीएनए जैसे ही खत्म हुआ तो इसका मतलब वो जिंदा रहा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि डीएनए ही वो है जो हीट किल्ड होने के बाद भी, हीट से किल्ड होने के बाद भी एस स्ट्रैंड से कहां पे आ गया, आर स्ट्रैंड के अंदर आ गया। यहां से देखो साफ साफ पता लग रहा है, ठीक है। क्या कंक्लूजन देखा कि डीएनए ही कोज कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को, डीएनए ही किसको कोज कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को। बताओ यहां पे कोई दिक्कत है क्या? तो जब हमने ये चीज भेजी, प्रोटीएज भेजा, डेड हो गया, आरएनए भेजा तब भी वो डेड हो गया, लेकिन जैसे डीएनए भेजा, यानी डीएनए उसके डीएनए को काट वाट देगा, तो अब क्या क्या रहा हो, अब जिंदा रहा, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन था, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस, जो 1952 में दिया गया, हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट, जो किस कब दिया गया, 1952 के अंदर। प्रोवाइड अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, यानी इन्होंने ही प्रूफ कर दिया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कैसे? इन्होंने एक वायरस को यूज किया, उस वायरस का नाम क्या था, बैक्टीरियोफेज, जो किसको इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, ये मैंने यहां पे बना दिया रहा, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये रहा बैक्टीरियोफेज, ये एक वायरस है, ये किसको इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया भी कौन से को, इकोलाई को, ये इफेक्ट करता है।
इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है खुद का डीएनए, और इसका जो कवरिंग होती है पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, दो चीज होती है इसमें, प्रोटीन और डीएनए। बताओ इतना समझ में आएगा? ठीक है, अब मैंने इसको बैक्टीरियोफेज को दो अलग अलग कल्चर पे ग्रो कराया। कौन कौन से कल्चर थे? मान लो एक फ्लास्क पे ले लिया मैंने, ठीक है, और एक ये ले लिया। दोनों के अंदर मैंने क्या डाल दी? यहां डाल दिया और यहां भी डाल दिया। दो अलग अलग क्या डाले मैंने? फ्लास्क डाले। ठीक है, यहां पे तो भरा हुआ था रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर। ये क्या भरा हुआ है? रेडियो एक्टिव सल्फर। यहां पे भरा हुआ है रेडियो एक्टिव प्रोटीन। क्या भरा हुआ है? रेडियो एक्टिव प्रोटीन बोल रहा हूं, सॉरी, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस। और यहां पे क्या था? सल्फर। तो एक जगह तो रेडियो एक्टिव सल्फर था, एक जगह रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। अब मैंने क्या काम करा, हमें पता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, सल्फर। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर से हमें पता लगे कि वहां पे फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, और जो प्रोटीन है वहां पे सल्फर है। तो जब मैंने इसको ग्रो कराया रेडियो एक्टिव सल्फर पर, तो इसका पूरा का पूरा प्रोटीन कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया। इसका प्रोटीन कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव। तो यहां से जो मुझे ये मिले, यहां से मुझे जो ये मिले, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर है यहां पे। और यहां का जेनेटिक मटेरियल ये तो ऐसा का ऐसा ही रहा, लेकिन इसका जो ये था ये कैसा हो गया? ये रेडियो एक्टिव। इसका डीएनए बदल गया, इसकी कवरिंग बदल गई, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस मिलता है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो इसकी बॉडी बदली। बताओ डीएनए पे कोई फर्क पड़ा क्या? डीएनए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ का डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, यहाँ का इसकी बॉडी वो हो गई रेडियो एक्टिव। बताओ दोनों समझ में आए गए? अब देखो, अब एक्सपेरिमेंट चलता है। ये रहा, दिख रहा है? देखो, फर्स्ट वाला, पहले वाला कौन सा था? यहां पे क्या था? रेडियो एक्टिव ये रहा, रेडियो एक्टिव सल्फर। बताओ डीएनए पे कोई इफेक्ट पड़ रहा था क्या इसका? डीएनए तो नॉर्मल था इसका। दूसरे वाले में रेडियो एक्टिव क्या मिला? फॉस्फोरस। इसकी बॉडी पे कोई फर्क पड़ा क्या? हमने क्या काम करा, ये इकोलाई ली। यहां पर पहला स्टेप कराया इन्फेक्शन का। हमने इकोलाई को इन्फेक्शन कराया। ठीक है, यहां भी देखो, यार इन्फेक्शन हो रहा है और इधर भी इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, इन्फेक्शन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब भी इन्फेक्ट करता है ना बैक्टीरियोफेज इकोलाई को, तो वो अपना डीएनए भेजता है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि क्या भेज रहा है। अब पता लग जाएगा। इसने भी अपना डीएनए भेज दिया, इसने भी भेजा होगा अपना डीएनए, इसने भी भेजा होगा अपना डीएनए। ठीक है, दूसरा स्टेप मैंने ब्लेंडिंग। दूसरा स्टेप क्या करा मैंने? ब्लेंडिंग कर दी। जैसे उसमें मिक्सी में डाल के ब्लेंड नहीं करते, ये सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लेंडिंग करने से ये जो था बैक्टीरियोफेज, इससे सेल से अलग हो गया, यहाँ भी सेल से अलग हो गया। दोनों ने अपना अपना जेनेटिक मटेरियल भेज दिया। अब मुझे बता, ये जो है अंदर का अंदर जो डीएनए चल रहा है, ये रेडियो एक्टिव है नहीं है? क्योंकि इसका तो डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो ये तो रेडियो एक्टिव है। ये बता, ये वाला डीएनए रेडियो एक्टिव है क्या? ये वाला डीएनए तो रेडियो एक्टिव नहीं है, इसकी बॉडी तो रेडियो एक्टिव है ना। तीसरा स्टेप मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन का किया। सेंट्रीफ्यूगेशन वही चारों तरफ घुमाना, उससे क्या हो गया? बिल्कुल ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। ठीक है, ये अलग जाके गिर गए और ये अलग जाके गिर गए। भाई दो चीज थी यहाँ पे, एक तो ये था और एक ये बॉडी थी, तो ये अलग हो गए। अब तीसरे स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन में, और ये अलग हो गए। देखो ये अलग अलग का निशान बना देता हूं मैं तुम्हें। देखो ये कहीं और पड़े हैं और ये कहीं और पड़े हैं, क्योंकि बीच में किसका निशान लग रहा है? प्लस का। ठीक है, जब मैंने इसकी जांच की
तो इसकी जांच करने में मैंने ये देखा, बताऊं यहाँ पे सल्फर है क्या रेडियो एक्टिव? सल्फर तो इसकी बॉडी में था, तो यहाँ मुझे नो रेडियो एक्टिव सल्फर मिला इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इसकी तो बॉडी रेडियो एक्टिव हो चुकी थी ना, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर मिला इसकी वायरस की बॉडी में। जब मैंने इधर देखा तो इधर तो डीएनए जा चुका था, तो मुझे बताओ यहाँ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिलेगा नहीं मिलेगा? तो यहाँ तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिलेगा, क्योंकि ये तो इन्फेक्शन हो चुका था, डीएनए अपना भेज दिया था, इसने भी भेज दिया था, इसने भी, लेकिन इसका तो डीएनए रेडियो एक्टिव था ना, तो यहाँ पे तो डीएनए कैसा मिल गया? इसका रेडियो एक्टिव मिल गया। मुझे बताओ इसकी बॉडी, ये तो मैंने फॉस्फोरस पे ग्रो करा रखी थी, तो बताओ इसकी बॉडी में कोई रेडियो एक्टिव मिलेगा क्या? तो नो रेडियो एक्टिव मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही किसका एक्सपेरिमेंट था? हैं? हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हर्शे और चेज, मार्था चेज, ये रहा हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट। बताओ तीनों समझ में आएगा तुम्हारे? ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, अब सेंट्रल डोगमा रह रहा था। ये क्रिक ने दिया था, किसने दिया था? सेंट्रल डोगमा। इसने बोला था कि डीएनए का मैसेज का ट्रांसमिशन, मैसेज का जो फ्लो होता है ना, मैसेज का फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, कौन कौन से डायरेक्शन में? डीएनए से तो कहां पे जाता है? आरएनए के अंदर। आरएनए से कहां जाता है? प्रोटीन के अंदर। ये बोला कि डीएनए का सीक्वेंस एक ही डायरेक्शन में होता है। जब डीएनए से आरएनए में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसको तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब सूचनाएं, मैसेज प्रोटीन के अंदर जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, बस यही है सेंट्रल डोगमा। ठीक है, कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है किसी वायरस के अंदर, तो वो हम जब उसी टाइम पे देखेंगे। ठीक है, बाकी ये हो गया तुम्हारा, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है भाई, तो सेंट्रल डोगमा हो गया तुम्हारा, ही रोक दे सब, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, कोई इसके क्वेश्चन लगा लियो।